Hello everyone. Again, I welcome you all in our next lecture, which is again very important. तो जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिस्कस किया एंड देयर आफ्टर हमने प्रोपेंसिटीज डिस्कस की, जहाँ पे हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट एंड पे आ गए हैं यहाँ पर, जहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि एक इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिसाइड होगा। दैट मीन्स एक इकोनॉमी वो कौन सा पॉइंट है जहां पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेबलाइज हो जाएगी। स्टेबलाइज मीन्स व्हाट, कि ना तो ज्यादा महंगाई है वहां पे, दैट मीन्स ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, रिसेशन नहीं है मार्केट में। दोनों के एक बैलेंस कंडीशन एक इकोनॉमी की कहां पर होगी, तो उसी कंडीशन को हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। If you're having certain queries once I over this chapter, either you can drop me a WhatsApp message or you can mail me also. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो जब भी हम लोग कोई चीज, नई चीज डालेंगे तो आपको अपडेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो जो कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम एक डिस्कस करेंगे जो अप्रोचेज जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। इफ यू रिमेंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इफ यू रिमेंबर हमारे पास वहां दो अप्रोचेस थी। वन अप्रोच वाज कार्डिनल अप्रोच एंड वन वाज ऑर्डिनल अप्रोच। उसके बाद जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो फिर अगेन वी हैड टू अप्रोचेस। एक अप्रोच हमारे पास टीआर एंड टीसी अप्रोच थी एंड एक अप्रोच हमारे पास एमआर एंड एमसी अप्रोच था। सिमिलरली जब हम किसी इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अगेन वी हैविंग टू अप्रोचेस। ये दो अप्रोचेस कौन सी हैं? वन इज एएस एंड एडी अप्रोच एंड वन इज एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। वैसे आपको यहाँ एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं आपको हाइलाइटर से हर चीज को एक्सप्रेस करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हमारे पास एक अप्रोच है एएस एंड एडी अप्रोच और एक अप्रोच है एस एंड आई अप्रोच, राइट। एंड फाइनली इस चैप्टर में जो मैकेनिज्म, एक मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी हमें डिस्कस करना है, उसे हम उसका रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे एमपीसी से। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इस पे सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और एस और आई अप्रोच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, और इनका अपने आप में एक वेटेज है दोनों चीजों का। तो ये चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हम जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीगेट डिमांड का, तो मैंने आपको कीन्स के बारे में कुछ बताया था। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इसे रिकॉल करता हूँ, क्योंकि अगर मैं रिकॉल नहीं करूंगा तो आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एज आई सेड कि 1929 अप्रोक्सीमेट, मतलब आज से करीब आप कह सकते हैं कि पूरे पूरे 90 ईयर बैक एक प्रॉब्लम हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड। स्पेसिफिकली हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, कि वहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया और मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गया, लोगों के जॉब्स चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो वहां पे जॉन मेनार्ड कीन्स, मिस्टर जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में एक थ्योरी दिया। उसी थ्योरी में ये बताया कि किस तरह से आप इकोनॉमी को वापस बैलेंस कर सकते हैं, उसे वापस आप उसी जगह लेके आ सकते हैं जहां पे वो इकोनॉमी एक बैलेंस्ड सिचुएशन में आती है। अब यहां पर कीन्स ने कहा कि अगर आप किसी इकोनॉमी को, अगर एक्चुअल में आप उसे लेवल में लेके आना चाहते हैं, उसे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, जो डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, यानी कि इम्बैलेंस जो हो गया है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि आपको आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए ये आउटपुट, आउटपुट मीन्स व्हाट, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये इंक्रीज होगा प्रोडक्शन, तो अनडाउटली उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपके पास दो टेक्निक है, एक है टेक्नोलॉजी और एक है लेबर। दैट मीन्स आप आउटपुट को या तो लेबर से इंक्रीज करेंगे या टेक्नोलॉजी से करेंगे। कीन्स ये मान के चलता है, और आज से 90 ईयर पहले टेक्नोलॉजी इतना एडवांस भी नहीं था, तो टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में टाइम लगता था। तो शॉर्ट रन का मतलब होता है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। दैट मीन्स कि अगर आपको मार्केट में, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कोरोना के टाइम पे किया है कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने डिसाइड किया है, मतलब डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब जब वो पैसा मार्केट में आएगा
तो अनडाउटली वो पैसा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। यही थ्योरी कीन्स ने दिया था कि आप जब मार्केट में पैसा गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगी अचानक से, तो उससे मार्केट में डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी आएगी। आउटपुट बढ़ेगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? आपको लोगों को जॉब देनी पड़ेगी। तो कीन्स ये मानता है कि शॉर्ट रन में, ये सारी थ्योरी हम शॉर्ट रन में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग रन में हमें यहाँ कोई चीज डिस्कस नहीं करनी है। शॉर्ट रन का मतलब 1 साल से कम का टाइम। सो आप जैसे ही वो लेबर को जॉब देंगे तो मार्केट वापस बैलेंस हो जाएगा। अब आपने देखिए 2 अप्रोचेस हमारे पास में है। एक अप्रोच है जिससे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एएस एंड एडी अप्रोच एज आई सेड, और एक अप्रोच है एस एंड आई। अच्छा, एस एंड आई अप्रोच कैसे कैलकुलेट किया? देखिए एएस का मतलब सी प्लस आई, इसे अगर मैं ब्रेक करूंगा, देखिए क्लियरली एएस का मतलब क्या है, यानी कि एएस का मतलब क्या? इनकम। जब भी किसी इंसान के पास इनकम आएगी तो या तो वो उसे कंज्यूम करेगा या उसे सेव करेगा। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? अगर मैं एक अलग एंगल से देखूं तो इसको मैं जब ब्रेक करूंगा तो सी प्लस आई, या तो मैं कंज्यूम करूंगा या मैं इन्वेस्ट करूंगा। यही सेविंग बाद में क्या बनती है? इन्वेस्टमेंट बनती है। सो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि सी से सी क्रॉस हो गया तो क्या बच गया? एस एंड आई। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए ये जो एडी है, इसको हमने एएस को हमने लिख लिया सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। यही तो कह रहे थे हम कि एएस एडी के इक्वल होना चाहिए। यहां पर ये क्या है? एएस ही एक तरीके का। क्यों? एएस मतलब व्हाट? सी प्लस एस, और एडी मीन्स व्हाट? सी प्लस आई। सी से सी क्रॉस हुआ, एस इज इक्वल टू आई। दैट मीन्स कि किसी भी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम या तो इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे होगा। आई होप आपको पॉइंट यहाँ पे क्लिक हो गया है। अब हम अजम्पशंस की बात करते हैं, क्योंकि बिना अजम्पशन के हम किसी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकते हैं। एक अजम्पशन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शॉर्ट रन एनालिसिस है, जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं वो शॉर्ट रन में कर रहे हैं। सेकंड, ये सारा डिस्कशन हम क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल में बात कर रहे हैं, हम यहाँ ओपन इकोनॉमी को मॉडल नहीं डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी जो एएस है वो तब तक परफेक्टली इलास्टिक है जब तक कि एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में नहीं आ जाती। कई बुक्स के अंदर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि एएस अज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक। मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं कि वो तभी तक इलास्टिक है तब तक कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं आ जाता। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसका मीनिंग एग्जैक्टली है क्या। ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। अब देखिए मैं आपको अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये देखिए ये एक तरीके से ये मेरा क्या है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर टोटल पॉपुलेशन 60 लाख है, हमने मान लिया है, या थाउजेंड्स में मान सकते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारी ये जो पॉपुलेशन है दैट इज इन 60,000 लोग हैं उस इकोनॉमी के अंदर। ये एग्रीगेट सप्लाई है, दैट मींस एएस, ये वाला पॉइंट देखिए। अच्छा, ये एएस इनकम भी ध्यान रखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज माय एडी, ये मेरा एडी का पॉइंट है। एडी मतलब व्हाट? सी प्लस आई। तो ये तो हम मान के चल रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई, और ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए एएस का मीनिंग क्या है? एक तरीके से इनकम, याद करिए आप, ठीक है। एंड एग्रीगेट डिमांड का हम मीनिंग क्या निकाल के चल रहे हैं? सी प्लस आई। अंडरस्टूड सी बात है। जीरो लेवल ऑफ इनकम के, इसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलेंगे। मैंने बताया था जब भी जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कोई भी कंजप्शन होगा तो वो क्या माना जाएगा? ऑटोनोमस कंजप्शन। आप ये देखिए यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, जीरो इनकम है लेकिन मेरा मिनिमम कंजप्शन कितना है? 20, दैट इज विजिबल। उसके बाद देखिए गैप बिल्कुल सिमिलर है, कहीं कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे भी जो गैप लिया हुआ है वो बिल्कुल इक्वल है, कहीं कोई चेंज नहीं है। ये वो पॉइंट है, दिस वन यू सी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वेट कर गए। जहां पे ये दोनों इक्वेट कर जाते हैं उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब ये देखिए इस पॉइंट पे, ये देखिए डिमांड कितना आ रहा है? 40, ये देखिए सप्लाई कितना आ रहा है? 40। यहाँ पे आप एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं, जीडीपी भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, आउटपुट भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। दैट मींस सब एक ही चीज है।
ये जो मैंने बोला अभी आपको बताया कि यहाँ इस एक्सिस पे आप इसे एग्रीगेट सप्लाई लिख सकते हैं, इसे आप एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, इसे आप आउटपुट लिख सकते हैं, इसे आप जीडीपी लिख सकते हैं, इसे आप एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है जो जो मैंने वर्ड बोले। तो ये एक तरह से इनकम ही है। तो इस पॉइंट पे देखिए 40 इनकम हो गया है, 40 यहाँ पे डिमांड हो गया है। जिस पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, किस किसने, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ने, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यहाँ पे इकोनॉमी बैलेंस होगी। इसके पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस गैप की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। दैट मींस इनिशियल स्टेज में खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, और इस पॉइंट के बाद में इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लिक हो गया है कि क्या अप्रोच। नाउ यू सी हियर, इसी डायग्राम को मैं बता चुका हूँ। इस वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी भी आपको बताया है कि इसके पहले तो व्हाट इज द सिचुएशन बिफोर ई पॉइंट, इसके पहले AD is greater than AS. This is point of equilibrium where AS is equals to AD. एग्जाम में आपको इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, शॉर्ट लेटर्स में नहीं लिखना है। एंड आफ्टर E point AS is greater than AD. That means income is greater than demand. So this is the explanation जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फाइन, ये ध्यान रखना है कि दोनों पॉइंट पे इक्वेट करना चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनर यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। एंड इट्स बेटर कि आप चीजों को मेंशन करते हुए चलें। अगर आप AD मेंशन करें तो C+I जरूर मेंशन करिए। इफ यू मेंशन AS हेयर तो प्लीज आल्सो मेंशन Y या C+S लिखिए, वो एक एडिशनल आपको एडवांटेज देगा मार्क्स के अंदर। यहाँ पे देखिए अब हम एक सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि when this situation happens, that means what situation? This is situation of excess demand, means demand ज्यादा है, and this is a situation of excess supply, यानी कि सप्लाई ज्यादा है। जब ये कंडीशन हो जाती है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इज क्लियर दैट AS इज ग्रेटर देन AD, thus excess supply is CM। अच्छा, अभी हमें इस सिचुएशन को समझना होगा कि ये क्या है। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए आप, हम बात कर रहे हैं कि when AS is greater than AD, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड से तो इकोनॉमी में क्या होगा। मैं वापस बोलता हूं, जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कितना ज्यादा है, देखिए इस पॉइंट से लेके और ये जो पॉइंट आ रहा है M पॉइंट तक का, ये इकोनॉमी की एक्सेस सप्लाई है। दिस इज द एक्सेस सप्लाई, ये एक्सेस सप्लाई इकोनॉमी में निकल के आया है। जब ये सिचुएशन हो जाती है तो इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मैं उसे समझना है। देखिए अगर एक्सेस सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, एक्सेस प्रोडक्शन है, तो अनडाउटली जो स्टॉक है वो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रहेगा, जबरदस्ती की इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, उसके लिए वेयर हाउसिंग कॉस्ट आएगा, सिक्योरिटी कॉस्ट आएगा, बहुत सारी चीजें। दूसरा, आपको प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। जब भी एक्सेस सप्लाई होगी आप एडिशनल लेबर बुला के क्या करेंगे, क्यों प्रोडक्शन करेंगे, जब आपका पिछला मटेरियल सेल नहीं हुआ है तो आप लेबर को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। और जब ऐसा होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, लोगों का अगर इनकम रिड्यूस होगा तो आउटपुट रिड्यूस होगा, आउटपुट रिड्यूस होगा तो लोगों की जॉब्स जाएंगी, और जॉब्स जाएंगी तो मार्केट में वापस रिसेशन या डिप्रेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो हम यहाँ ये डिस्कस किया है हमने कि अगर AS इज ग्रेटर देन AD तो क्या हो सकता है। इसकी इनवर्स सिचुएशन हो सकती है, अगर AD इज ग्रेटर देन AS, अगर AD ज्यादा हो गया AS से तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में, ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा उस केस में। तो पॉजिटिव चीजें हैं उस केस में। यहां हमने डिस्कस किया कि अगर AS AD से ज्यादा है तो क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि AS इज लेस देन AD। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर AD ज्यादा है AS यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा। देखिए प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे बिजनेसमैन के, अनडाउटली उसे पैसा मिलेगा, और प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक्सेस डिमांड है, तो प्रोडक्शन 110% आपको वहां पे इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम लेवल भी बढ़ेगा और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। सो प्लीज जब आप डिस्कस कर रहे हैं इस अप्रोच को तो आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि हम किस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं और किस चीज को डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे S&I अप्रोच। अभी पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया है वो हमने आपको AD&AS अप्रोच को डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब हम इस अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे I इज इक्वल टू S होगा वो पॉइंट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या उस इकोनॉमी का बैलेंस पॉइंट माना जाएगा।
बट वो दोनों चीजें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है इसे आप यू जस्ट लीव इट, क्योंकि हम ज्यादा बात प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही करेंगे। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। The equilibrium level of income can be alternatively determined by the point where planned investment, that means आपका जो प्लान इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्लान सेविंग से, मतलब एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट वो आपकी एंटिसिपेटेड सेविंग के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। यस, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो सेविंग कम हो जाएगा। I is considering only autonomous. Autonomous investment means what? वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए करती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किया जाता है, और इसका वाई इनकम लेवल के बढ़ने का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम यही डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लेवल ऑफ इनकम है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ये वैल्यूज आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये लीनियर फंक्शन है, तो आपको एक गैप बिल्कुल सेम रखना है। एक बार जो गैप मेंटेन कर लिया आपने, आपको थ्रू आउट वही गैप मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपका कंजप्शन है, मैंने आपको बताया था सेविंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इनकम में से कंजप्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू आपके पास में आता है वो वैल्यू आता है आपके पास में सेविंग का। एंड वी अज्यूमिंग कि इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम पहले अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इस शेड्यूल को अब हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। नाउ यू सी हियर, इस लेवल पे हम हमेशा इनकम ही लेके चलते हैं, तो हमने इसको इनकम एक मान लिया है। इस वाले पॉइंट पे हम सेविंग को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, हमारा इन्वेस्टमेंट 50 था, इट वुड बी स्ट्रेट लाइन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, जब मेरी इनकम 100 थी तब भी ये इतना था, जब 200 थी तब भी ये इतना था, जब 300 था तब भी इन्वेस्टमेंट इतना था, 400 था तब भी इन्वेस्टमेंट इतना था। वाई? क्योंकि ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सब डॉट्स को जब कनेक्ट कर देंगे तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ जाएगा। सेविंग को आप देख रहे हैं तो -25 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 इनकम थी तो हमारी सेविंग माइनस में थी। जब -100 जब इनकम हुआ तो ये सेविंग कितनी हो गई हमारी? 0 हो गई। उसके बाद ये 25 हो गया। इस तरह से डॉट्स को जब कनेक्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नाउ यू सी, जिस पॉइंट पे इक्वेट कर गए, इस पॉइंट पे देखिए सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेट कर गए एक दूसरे को, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी। सो दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। अगर आप को ये लग रहा है कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी से आप कर लेंगे, जब आप ये शेड्यूल बनाएंगे अपने लेवल पे, ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। सो प्लीज प्रैक्टिस इट, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ये कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। बट आपको ये लग रहा है कि आप रटके से बना लेंगे या फ्रेम कर लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। डायग्राम बनाना सीखिए। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और उसके बाद जो शेड्यूल में आपने फ्रेम किया है वो यहाँ पे नजर आना चाहिए। वन मोर थिंग, एग्जाम में जब आप जा रहे हैं तो आपके पास में यू नो एक माइंड में मैप रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ और कुछ गलती हो गई तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने उसको देखा है 2 से 3 बार, उससे जस्ट थोरो हुए हैं, तो आपको वहां क्लिक कर जाएगा अगर गलती होती कि नहीं सर ने डायग्राम यूं या यूं नहीं बताया था, सर ने एक स्ट्रेट लाइन ही हमें बताया था, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम वापस, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी इकोनॉमी के अंदर अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो उस इकोनॉमी का क्या होगा। देखिए, अगर सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट अनसोल्ड स्टॉक और आउटपुट। आपका जो अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, आपने दिमाग नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो आपका मटेरियल नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? लोग सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सेविंग जब करेंगे स्टॉक नहीं बिकेगा। अगर वो नहीं बिकेगा तो फर्म्स अपना जो एक्सपेंशन पे इन्वेस्ट कर सकती थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तो प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, और जब प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, और जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनकी इनकम में रिडक्शन होना शॉर्ट है। तो ये कब होता है? जब सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। और कौन सा इन्वेस्टमेंट? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये रियलाइज्ड सेविंग किससे ज्यादा हो गई है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से। हमने उस टाइम तो एंटिसिपेट किया था कि बिल्कुल इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो सेविंग्स है लोगों ने ज्यादा कर ली। जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, और इसीलिए स्टॉक मार्केट अभी टूट रहा है,
क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अभी उसके सेविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स नहीं मिल। अब हम एक इनवर्स सिचुएशन डिस्कस करते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर सेविंग्स कम है और लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं मार्केट में, तो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आप अपना आंसर करेंगे कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और हमारी सेविंग्स कम है, तो अनडाउटली क्या होगा? स्टॉक नहीं रुकेगा। दैट मीन्स अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट होगा। फर्म अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उससे शॉर्ट है 100% वी आर कॉन्फिडेंट कि उससे क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा तो उससे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। तो यहां पे हमने डिस्कस की है कौन सी अप्रोच? एडी एंड एएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच। एंड हमने ये भी डिस्कस किया कि जब एडी ग्रेटर देन एएस है तो क्या हो सकता है, जब एडी लेस देन एएस है तो क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं, जब सेविंग जो है वो जब ग्रेटर देन आई है तो क्या हो सकता है, और जब सेविंग लेस देन आई है तो क्या सिचुएशंस हो सकती है। आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गए हैं। कहीं कोई आपको डाउट